जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए क्लास में स्वागत है। दोस्तों, ये जो क्रम चल रहा है खगोल की विज्ञान का क्रम चल रहा है, इसका हमने फर्स्ट पार्ट बना दिया है। खगोल विज्ञान का फर्स्ट पार्ट बना दिया है और ये खगोल विज्ञान का सेकंड पार्ट है। इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि यदि आपने एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल की विज्ञान का जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया है उसे बहुत ही अच्छे से समझाया है। यदि नहीं देखा है तो कृपया पहले उसे देख लें, उसके बाद इसे देखें, तभी जाके आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया इसके फर्स्ट पार्ट में कि कैसे एक छोटे से बिंदु से हमारे पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ। उस छोटे से बिंदु को हमारे वैज्ञानिक लोग आदिकालिक पदार्थ का नाम दिए थे। उस आदिकालिक पदार्थ पे पता नहीं कौन सी अज्ञात शक्ति कार्य कर रही थी, खिंचाव का बल कार्य कर रहा था उस पर, जिसके कारण क्या हुआ, वह बिंदु वह आदिकालिक पदार्थ विस्फोट हो गया। उसमें जब विस्फोट हुआ तो हमारे स्पेस में बहुत सारे टुकड़ों में विभक्त हो गया और उन्हीं टुकड़ों को हम आकाश गंगा कहते हैं। दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि किस प्रकार से हमने तमाम आकाशगंगाओं में से एक आकाशगंगा को लेते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, हमने एक आकाशगंगा को लिया था, उसका नाम हमने अपने तरफ से रख दिया था, क्योंकि हमारा आकाशगंगा है तो हम लोग रख सकते हैं उसका नाम। उसका नाम क्या रखा था? मिल्की वे, दुग्ध मेखला। उसमें हमने आपको बताया था कि जो आकाशगंगा का केंद्र होता है, सारे आकाशगंगाओं का जो केंद्र होता है उसे बल्ज कहा जाता है। और कुछ हम तारामंडल की बात किए थे, उसमें कुछ नक्षत्रों की बात किए थे। थोड़ा सा इसको बता के हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, तारामंडल क्या था, हमने क्या बताया था कि सूर्य के पास, सूर्य के सामने की तरफ कुछ तारों के समूह को वैज्ञानिकों ने पहचाना। उन तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। ऐसे कितने तारामंडल हैं? तो 89 हैं। इसमें उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे हो गया ध्रुव तारा, उसके बाद एक हंटर यानी शिकारी तारा होता है। ऐसे तमाम कितने हैं? 89 तारामंडल हैं। यदि हम नक्षत्रों की बात करें तो यह तारामंडल से थोड़ा समीप होते हैं और हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक वाले तारों के ये भी समूह होते हैं। ये कितने हैं? 27 हैं। देखिए दोस्तों, हमने इतनी सारी बातें इसके फर्स्ट पार्ट में कर दिया था। अब इसके आगे समझते हैं कि इसके आगे हम किस प्रकार से खगोल की विज्ञान का अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी को एक अनुमान लगवाना चाहता हूं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। देखिए, हम अपने ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगाएं हैं? तो 100 अरब से ज़्यादा। मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था। उसमें से एक आकाशगंगा को हमने लिया जो कि हमारा आकाशगंगा है, उसका नाम मिल्की वे है। अब उसकी हम विशालता का थोड़ा अध्ययन करते हैं। देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सूर्य है यह इसी बल्ब का चक्कर लगाता है। यह जो सूर्य है इसी बल्ब का चक्कर लगाता है। सूर्य ही नहीं दोस्तों, यहाँ तक कि जितने तारे हैं इसमें जितने तारे होंगे वो सारे तारे बल्ब का चक्कर लगाएंगे। यदि हम सूर्य की बात करें तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 250 किलोमीटर। 4 सेकेंड में 1000, 4 सेकेंड में 1000 किलोमीटर की रफ्तार से सूर्य जो है बल्ब का चक्कर लगाता है। फिर भी इसे एक चक्कर को पूरा करने में 25 करोड़ साल लगते हैं। अब आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा आकाशगंगा ही इतना बड़ा है तो हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। और दोस्तों, अपनी इस आकाशगंगा की विशालता का अनुमान लगाने के लिए मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो हमारा सूर्य है ये क्या है? एक तारा है। यदि कभी प्रश्न आ जाए कि हमारे सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो सूर्य होगा। लेकिन ऐसे प्रश्न आए कि हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा होगा, तो देखिए वो होता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या होता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यहाँ नहीं, हम यहाँ एकदम नज़दीक लेते हैं इसकी। तो हमारे सूर्य के सबसे जो नज़दीक का तारा है, जो हमारे सूर्य है उसके नज़दीक का तारा है, उसका क्या नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब समझिए, यदि हम अपने सूर्य से चलना प्रारंभ करते हैं, इस प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक चलते हैं, तो हमें पहुँचने में कितना समय लगेगा पता है? यदि हम बहुत स्पीड से जाते हैं, लगभग प्रकाश की चाल से। किसकी चाल से? लगभग प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लगभग इतनी चाल से यदि हम जाते हैं तब जाके हम 4 साल में अपने सबसे नज़दीकी वाले तारे पे पहुँचेंगे। इस बात से आप इसकी विशालता का अनुमान लगा सकते हैं। और एक बात,
कि जो हमारा आकाशगंगा है उसके बगल वाले आकाशगंगा का क्या नाम बताया था मैंने? देवयानी। क्या बताया था? देवयानी। देवयानी। यदि हम अपने आकाशगंगा में से, मतलब हम अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ से चलना प्रारंभ करें और देवयानी तक जाएं, तो हमारी सेम चाल वही रहेगी, लेकिन हम लोग यहाँ पहुँचेंगे 20 सालों में। कितने सालों में? 20 सालों में। अब आप इस बात से इस पूरे ब्रह्मांड की विशालता का अनुमान अवश्य लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने आकाशगंगा की संपूर्ण बातें कर ली। देखिए, जो आकाशगंगा का केंद्र होता है वह बल्ज कहलाता है, और उस बल्ज का जितने तारे होते हैं, जितने स्टार्स होते हैं आकाशगंगा में, सभी चक्कर लगाते हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि आकाशगंगा में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं। अब तारे क्या करते हैं? वो हमारे जो आकाशगंगा का केंद्र बल्ज होता है उसका चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि हमको स्टार के बारे में इसके बाद पढ़ना है, यानी तारे के बाद। तो दोस्तों, चलिए हम तारों को देखते हैं कि तारों का जन्म कैसे होता है, इसका मरण कैसे होता है, दोनों हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, जो तारों का फॉर्मेशन होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तारे अपने प्रथम अवस्था में नेबुला यानी निहारिका में जाते हैं, जिसमें आकाशीय पिंड यानी जो छोटे छोटे कण होते हैं वे आपस में आकर एक दूसरे के पास आने लगते हैं और घूमने लगते हैं। घूमते घूमते वे एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं जब उनमें उसके बीच में नाभिकीय क्रिया चालू हो जाती है, नाभ की संलयन की क्रिया चालू हो जाती है, तो वह नेबुला से ट्रांसफॉर्म कर जाता है, एक तारा बन जाता है। अब इसको डिटेल से समझते हैं। देखिए, ये रहा हमारा निहारिका, इंग्लिश में इसको नेबुला कहते हैं। ये जो कण हैं एक दूसरे के पास आते जाते हैं और ये इतने पास आ जाएंगे कि इसके बीच में क्या होगा? नाभिकीय संलयन की क्रिया चालू हो जाएगी। नाभ की संलयन की क्रिया चालू हो जाएगी। देखिए, नाभ की संलयन की क्रिया वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी भी तारा को स्रोत मिलता है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। अगर कोई पूछ ले कि ऊर्जा की शक्ति, हमारे तारों की जो शक्ति होती है कहाँ से मिलती है, तो नाभ की संलयन की क्रिया से हमारे तारों को शक्ति मिलती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा सूर्य भी तारा है, तो उसको शक्ति कहाँ से मिलती है? नाभ की संलयन की क्रिया से। देखिए, नाभ की संलयन की क्रिया होता है जिससे इनको शक्ति मिलती है। लेकिन क्या होता है, एक स्पेशल समय के बाद क्या हो जाता है कि इनकी आयु धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। देखिए, आयु समाप्त होने का तात्पर्य इससे है कि इनके बीच में ईंधन भरा होता है, वही जलता है, उससे नाभिकीय क्रिया होती है, वही समाप्त होने लगता है। जब इनके बीच का जो ईंधन है वह समाप्त होने लगता है तो इनका आकार बढ़ने लगता है। इनका आकार क्या होता है? बढ़ने लगता है समान रूप से। तो ये देखिए, ये छोटा है, ये बड़ा है। जब इनका आकार बढ़ने लगता है तो ये एक दानव की तरह विशाल हो जाते हैं। जैसे हमारे सूर्य के बारे में कहा जाता है कि जब यह जो है, देखिए, उनको सबसे पहले समझते हैं कि जब इनका आकार बढ़ता है उसे लाल दानव कहते हैं। तो हमारे सूर्य के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि जब हमारा सूर्य लाल दानव बनेगा तो अपने पास के कई ग्रहों को वह निगल जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दानव कहते हैं। तो लाल दानव क्या है? जो तारे होते हैं उनके अंतिम अवस्था, यानी जब वो मरने लगते हैं तो जाते हैं लाल दानव में। इनके बीच का जो ईंधन है वह ख़त्म हो जाता है, इनका आकार बढ़ जाता है। अब देखिए, यहाँ से इन तारों का जो भविष्य है वह चंद्रशेखर सीमा पर डिपेंड करता है कि वह अभिनव तारा बनेगा या श्वेत वामन बनेगा। कहने का मतलब, जैसे ये तारा है, अब यह मरेगा। अब तारा की मरने की दो अवस्थाएं हैं, मतलब यह दो प्रकार से मर सकता है। या तो यह अभिनव तारा बन जाए, या यह श्वेत वामन बने और उसके बाद काला वामन बन के ख़त्म हो जाए। अगर अभिनव तारा बनेगा तो यह विस्फोट होगा, मतलब यह टूटेगा और यह केवल जलते जलते इसका लाइट बुझ जाएगा, ऐसे होगा। तो अभिनव तारा को विस्फोटक तारा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अब इसको समझते हैं कि कब अभिनव तारा बनेगा और कब श्वेत तारा बनेगा। इसको समझाने के लिए हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चंद्रशेखर। उनका नाम था चंद्रशेखर। उन्होंने इसके निर्धारण के लिए कहा, देखिए, वे सारे तारे अभिनव तारा बनेंगे जो सूर्य के 1.5 गुना से, कितना? सूर्य के 1.5 गुना से ज़्यादा बड़े होंगे आकार में। वो क्या बनेंगे? अभिनव तारा, क्योंकि यह विस्फोटक है, यह फूट जाएगा। और जो सूर्य के 1.5 गुने से कम होंगे वह क्या बनेंगे? श्वेत वामन, उसके बाद काला वामन। अब देखिए, अगर अभिनव तारा जो तारा बना, ठीक है, पहले लाल दानव, उसके बाद अभिनव तारा बना, उसके बाद जाके न्यूट्रॉन तारा बनता है।
ये टूटा, इसमें से एक तारा, छोटा सा तारा निकलेगा, उसका नाम न्यूट्रॉन तारा है। छोटा सा होता है लेकिन इसका घनत्व तो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब देखिए, या तो यह पल्सर बनेगा या तो क्वेसर बनेगा। ये भी टूटता रहेगा जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये ख़त्म होने के कगार पे हैं। तो ये पल्सर बनेगा या क्वेसर बनेगा, ये हो गया। अब देखिए लास्ट में कभी कभी क्या होता है, कई तारे न्यूट्रॉन तारे के बाद डायरेक्ट ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं, मतलब ब्लैक होल बन जाते हैं। अब समझते हैं ब्लैक होल क्या होता है। देखिए ब्लैक होल उसको कहते हैं, इसका आकार आयतन तो छोटा होता है लेकिन उसका घनत्व तो असीमित घनत्व होता है, उसमें बहुत ज़्यादा घनत्व होता है। ऐसा समझते हैं कि एक हाथी है, हाथी को हम मार कर किसी तरह से इस पेन के कैप में भर दें तो इसका घनत्व तो इसका भार कितना हो जाएगा, एक हाथी के बराबर। उसी प्रकार से ये जो ग्रह है, ये जो तारा है, सिकुड़ते सिकुड़ते इतना न सिकुड़ जाता है कि उसका जो भार होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ब्लैक होल। लेकिन ध्यान रहे सभी तारे ब्लैक होल नहीं बनते। जो सूर्य के 1.5 गुना से ज़्यादा रहेगा वो अभिनव तारा बनेगा, लेकिन जो सूर्य के 10-15 गुना ज़्यादा रहेगा, सूर्य से 10-15 गुना ज़्यादा बड़ा रहेगा, वह जाके कभी कभी क्या बनता है, ब्लैक होल बनता है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक तो हर एक चीज़ समझ लिया कि हमारे तारे का जन्म कैसे होता है और उसका मरण कैसे होता है। एक शॉर्ट डिवीजन करके हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं। देखिए एक तारा सबसे पहले क्या बनता है, नेबुला। नेबुला के बाद वह स्टार में तब्दील होता है, तारा बनता है। जब उसके अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया चलने लगती है तो वह तारा कहलाता है। लेकिन उसके अंदर का जो ईंधन होता है, जब वह धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है तो तारे का आकार बढ़ने लगता है, इसे लाल दानव कहते हैं। अब यहाँ से जो तारा होता है उसका भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर कर या अब यहाँ से जो तारा होता है उसका भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। यदि सूर्य के 1.5 गुना यानी 1.44 लगभग मानते हैं, यदि सूर्य के 1.5 गुना से ज़्यादा है तो वह विस्फोटक तारा बनेगा, जिसे अभिनव तारा कहते हैं। उसके बाद अभिनव तारा टूटेगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा। उसके बाद कई तारा ब्लैक होल बनते हैं। या फिर अगर सूर्य के 1.5 गुना से कम है, छोटा है, तो वह तारा क्या बनेगा, श्वेत वामन। उसके बाद काला मावन बन के ख़त्म हो जाएगा।